मेरे द्वारा जब उनके बोल जो गए वो एग्रीमेंट के तहत गए, जिन्हें गिरमिटिया कहा गया। लेकिन जो पश्चिमी देशों में गए, विश्व के पृथ्वी के पश्चिमी देशों में गए, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए और वो डच कॉलोनाइजर द्वारा ले जाए गए। तो कॉन्ट्रैक्ट का अपभ्रंश रूप है कंत्राकी। जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी प्रगति करता है, उसी तरह से इन्होंने भी अपनी प्रगति की और इस प्रगति के क्षेत्र में अब ये गिरमिटिया रहे नहीं। अब ये दूसरे देशों में या तो शिक्षाविद हैं या चिकित्सक हैं या इंजीनियर हैं, विभिन्न पोस्ट पर हैं और वो उसी तरह से विभिन्न पोस्ट पर हैं जिस तरह से हमारे यहाँ से किसी गांव से किसान का बेटा निकलता है और वो एम्बेसडर बन जाता है, किसी मजदूर का बेटा निकलता है और वो पढ़ाई लिखाई करके एक ऊंचे पद पे जाता है। वैसे ही 1834 से 1916 के बीच में गए हुए हमारे ये किसान मजदूर अब ऊंचे पदों पर हैं और आज का विषय है। मैं सबसे पहले आभारी हूँ फिरोज साहब की कि उन्होंने इतने परिश्रम के साथ और तकनीकी असुविधाओं के बावजूद मुझे इस स्थिति तक पहुँचाया कि मैं आप लोगों से संवाद कर सकूं। और विषय है आज का भारतवंशी साहित्य और हिंदुस्तानी संस्कृति। मुझे लगता है कि हमें इसको हिंदुस्तानी संस्कृति से शुरू करना होगा और हिंदुस्तानी संस्कृति तक पहुँचने के लिए उस हालात तक भी जाना होगा जब ये शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत के लिए इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता है। सन 1834 से 1916 के बीच में डच कॉलोनाइजर द्वारा और ब्रिटिश कॉलोनाइजर द्वारा और फ्रेंच कॉलोनाइजर द्वारा, इन तीनों के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में, कोनों अतरों में हमारे हिंदुस्तानी मजदूर और किसान वहाँ ले जाए गए। वो जिस धरती से गए, विश्व साहित्य कोश में आप देखिए तो जिस धरती से गए, भारत के जिस कोने से गए, जिस क्षेत्र से गए, उसे हिंदुस्तान कहा गया। इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता रहा और ये हिंदुस्तानी के नाम से वहाँ पहचाने गए और इसी रूप में वहाँ जाने गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समुदाय को, चूंकि ये एग्रीमेंट के तहत गए थे और अब एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप है गिरमिटिया, और इन्हें आज तक और अब तक गिरमिटिया ही पुकारा जाता है। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी प्रगति करता है, उसी तरह से इन्होंने भी अपनी प्रगति की और इस प्रगति के क्षेत्र में अब ये गिरमिटिया रहे नहीं। अब ये दूसरे देशों में या तो शिक्षाविद हैं या चिकित्सक हैं या इंजीनियर हैं, विभिन्न पोस्ट पर हैं और वो उसी तरह से विभिन्न पोस्ट पर हैं जिस तरह से हमारे यहाँ से किसी गांव से किसान का बेटा निकलता है और वो एम्बेसडर बन जाता है, किसी मजदूर का बेटा निकलता है और वो पढ़ाई लिखाई करके एक ऊंचे पद पे जाता है। वैसे ही 1834 से 1916 के बीच में गए हुए हमारे ये किसान मजदूर अब ऊंचे पदों पर हैं और अपने देश की, भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को वहाँ बढ़ाए हुए हैं और पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी शब्द के साथ दूसरे देशों में गए और उनकी पहचान एक हिंदुस्तानी के रूप में है। इसलिए उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे भी वो हिंदुस्तानी कहते हैं और उसे हिंदुस्तानी के रूप में वो जानने की कोशिश करते हैं। इनके सारे संस्कार, वो जो हिंदुस्तानी है वो हिंदी भाषा परिवार की जितनी बोलियां हैं उन बोलियों का सामूहिक रूप है, जिसमें कि जिस देश में वो रहते हैं उस देश के भी उन्होंने शब्दावली को अपने उस हिंदुस्तानी में शामिल किया हुआ है। जैसे कि वो किचन को कुकरू कहते हैं तो वो रसोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो कुकरू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को हमें गंभीरता से देखना और समझना चाहिए कि किस तरह से हम हिंदुस्तानी संस्कृति को, जो अब हमारे देश में लुप्त हो रही है,
जिसे कहा जाए कि माइक्रोस्कोप लेके खोजने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर यही हाल रहा कुछ दिन में। वो विदेशों में विदेशी समुदाय के बीच में, विदेशी संस्कृति के बीच में भी हिंदुस्तानी उसी तरह से जीता और रहता आया है और रह रहा है अभी भी। वो उसी आत्मविश्वास के साथ अपनी बोली परिवार की हिंदी भाषा बोलता है जिस आत्मविश्वास से एक फ्रेंच या डच अपनी भाषा बोलता है। मेरे द्वारा जब उनके बोली जाने वाली भाषा के लिए बोली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो तुरंत कहते हैं कि ना हमारी बोली ना बा, हमार भाषा बा। अब आप देखिए कि वो ये भाषा है, उसके लिए भी वो बोली में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान चुके हैं और ये सच है कि बोली ही उनकी भाषा है। इसीलिए सूरीनाम देश के लोग जो हैं वो अपनी हिंदी को सरनामी हिंदी कहते हैं और अपने देश को सरनाम देश कहते हैं। ये वही पैटर्न है जिस तरह से हमारे देश की हिंदी भाषा को वो हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ की डच भाषा को लेके जो भाषा रचाई है उसे वो सरनामी कहते हैं। जैसे मॉरिशस में मॉरिशियन हिंदी कहते हैं, फिजी में फिजी बात कहते हैं। इस तरह से हिंदुस्तानी संस्कृति वहाँ जिस भाषा के रूप में है, जी रही है और लोगों का जीवन बनी हुई है, उसका आधार मूल रूप से यही है कि वो जिस संस्कृति को जी रहे हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति को जीने के लिए अपनी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ही संस्कृति है और संस्कृति ही भाषा है। दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के संरक्षक हैं। अब जहाँ तक हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रश्न है, ये संस्कृति धर्म की भी है और ये धर्म वो नहीं जो हमारे यहाँ का धर्म है, जो कई धर्मों में विभाजित है। उन दूसरे देशों में रह रहे हिंदुस्तानी संस्कृति, जिसे हम भारतवंशी कहते हैं, उन्हें हम गिरमिटिया नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो 4 पीढ़ियां बीत गई। 1834 से 1916 तक का लंबा समय बीत गया। ये एग्रीमेंट के तहत गए थे। जैसे अभी भी बहुत से तकनीक और नेट और कंप्यूटर के विद्यार्थी दूसरे देशों में नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के तहत जाते हैं। उसी तरह से वो भी एग्रीमेंट में गए। तो विश्व के पूर्वी देशों में जो गए वो एग्रीमेंट के तहत गए, जिन्हें गिरमिटिया कहा गया। लेकिन जो पश्चिमी देशों में गए, विश्व के पृथ्वी के पश्चिमी देशों में गए, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए और वो डच कॉलोनाइजर द्वारा ले जाए गए। तो कॉन्ट्रैक्ट का अपभ्रंश रूप है कंत्राकी। तो आप देखिए कि सबको, वो चाहे सूरीनाम के हो उन्हें भी गिरमिटिया लोग कह देते हैं, चाहे फिजी के हो उन्हें भी गिरमिटिया कह देते हैं, चाहे मॉरिशस को हो उन्हें भी गिरमिटिया कह देते हैं। बट ऐतिहासिक सत्य ये है कि जो मॉरिशस के उधर पूरब की ओर गए हुए लोग हैं वो गिरमिटिया के तहत गए, और उसके बाद जो पश्चिम की तहत की ओर गए हुए लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो कंत्राकी कहते थे। इसी क्रम में राजमोहन के एक भोजपुरी गीत का कैसेट आया, जिसमें उन्होंने कंत्राकी गीत करके वो उनका कैसेट है। इसी तरह से हमारे वहाँ के भारतवंशियों के जीवन संघर्ष को लेकर कहानी संग्रह आया, जिसमें कुछ कहानियाँ वहाँ की हैं, जिसका नाम है कंत्राकी बागान। कंत्राकी कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेतों में जो काम किए गए हैं उसे कंत्राकी बागान के तहत रखा गया। इस तरह से आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट और गिरमिटिया के रूप में वो गए, वो एक प्रोसेस था, वो एक प्रक्रिया थी। लेकिन आज वे भारतवंशी हैं, हमारी अग्रज पीढ़ी है, हमारे पूर्वज हैं जिनके तहत वो विकसित हुए, और भारतीय संस्कृति को आज पूरे विश्व में विकसित करने में जिन लोगों का योगदान है उसमें भारतवंशियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भारतवंशियों के द्वारा ही ये दिया गया और वो वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि जो भारतीय विदेशों में जाते हैं अभी के, उनका ये उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। लेकिन विदेशों में जिनकी जड़ें जमी हुई हैं वो हमारे भारतवंशी हैं और महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने विदेशों में रह करके भारतीय वृक्ष की तरह, बरगद की तरह वहाँ स्थायित्व बनाए हुए हैं और वहाँ की व्यवस्था में अपनी दखल बनाए हुए हैं। हम लोग अपने देश में जिन्हें किसान मजदूर कह के हाशिए पर डाल देते हैं, आप देखिए कि
जिनकी अशिक्षित पीढ़ियों के रूप में जो गए थे, आज वो सर्वाधिक शिक्षित और समर्थ, और आज अपने देश की विदेशी मुद्रा को समृद्ध करने में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही समृद्ध करने का वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम भारतीय अभी ये नहीं समझ पाते हैं भारत में रहते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति की क्या शक्ति है, क्या ताकत है। लेकिन हमारे किसान मजदूर ये बात पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं, क्योंकि वो धरती से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं, और उनके पास अपने स्वाभिमान की और स्वावलंबन की अगर कोई वास्तविक प्रतिमान आप माने तो हमारे किसान मजदूर हैं, जो स्वावलंबी हैं, धरती से जुड़ करके। सीधा उनका पृथ्वी से नाता है, उस पृथ्वी से नाता है जिस पृथ्वी के पंच तत्वों से हम सब बने हुए हैं। जब जब हम पृथ्वी के पंच तत्वों का अपने भीतर अनुभव करेंगे, उसकी शक्ति का, तब तब हम ये समझ सकेंगे और पृथ्वी हमारा साथ देगी। विदेशों में रहते हुए इन भारतवंशियों ने और हिंदुस्तानियों ने अपने देश की संस्कृति के साथ साथ विदेशी संस्कृति का भी पूरा सम्मान किया। उनके घरों के भीतर आप जाएं तो आपको हिंदुस्तानी रहन सहन और परिवार मिलेगा, लेकिन जब वो घर के बाहर होते हैं तो जिस देश में रहते हैं उस देश के अनुशासन में रहते हैं, उस देश की भाषा के साथ रहते हैं। तो ये एक जो आचरण संहिता है, अनुशासन की आचरण संहिता भी भारतवंशियों में बहुत गहरे रूप में पाई जाती है। दूसरे, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में जो अतिथि भव देवो भव की बात कही जाती है, आप देखिए कि जो भारतीय विदेशों में जब जाते हैं तो बहुत कम विदेशी होते हैं जो हमारे हिंदुस्तानियों की सहायता करें। वस्तुतः वही व्यक्ति उनकी सहायता करते हैं जो भारतवंशी हैं। और मुझे कई ऐसे नीदरलैंड में रहते हुए मेरे परिचितों ने बताया, जब वो यहाँ से 3 साल के या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी में इंटरनेट के लिए या तकनीकी सहयोग के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसमें डचेस भी हैं, लेकिन उन डचेस के द्वारा हमें वो सहायता नहीं मिलती है जो जीने के लिए चाहिए। कार खराब हो जाए, सब्जी कहाँ से लानी होगी, कुछ होगी, तो वो एक बार भी अगर भारतीय को देख लेते हैं तो उससे आके कहें का भैया सब ठीक ठाक बा, हमहू हिंदुस्तानी भाई बाटे, तो कि कौनो जरूरत पड़ी तो हमके बताइया, हम तो हार सहायता करब। वो उनकी सहायता करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आज जो पूरे विश्व में हम हिंदुस्तानियों की, हम भारतीयों की जो शक्ति बनी हुई है, उस शक्ति का आधार हमारी वो किसान और मजदूर हैं जो 1834 में गए। और जिस वैश्विक संस्कृति की हम बात करते हैं, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आज जिसे मैं भारतीय संस्कृति कह रही हूँ, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद यही विश्व संस्कृति होगी और भारतीय शब्द हट जाएगा। इस समय के कोरोना के प्रकोप ने ये और स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि कोरोना के प्रकोप ने लोगों को ये बता दिया है कि पृथ्वी से जुड़ने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए, उसकी शक्तियों से जुड़ने के लिए आवश्यक है, और तभी आप भी शारीरिक रूप से समर्थ हो सकेंगे। ये समर्थता ही सर्वस्व है। आज जो योग और ध्यान की बातें कही जाती हैं, पाश्चात्य देशों में ये योग और ध्यान हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के हिंदुस्तानी भाई और बहनों के द्वारा गया हुआ है। विदेशों में जिस तरह से चर्च बने हैं और चर्च में जिस तरह से लोग अपने आस्था के साथ ईसाइयों लोग जाते हैं, इन लोगों ने अब चूंकि इनकी जो नई पीढ़ी पैदा हुई उसने तो देखा नहीं कि भारत में मंदिर कैसे हैं और पूजा पाठ कैसे होता है या मस्जिद में कैसे क्या रिवाज है। तो वहाँ मस्जिद में और मंदिर में बैठने का तरीका और सलीका वैसा ही है जैसा कि चर्च में है, क्योंकि चर्च को इन्होंने आस्था की जगह देखा। लेकिन उनकी उपासना का आधार अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति और अपनी भाषा है, उनके अपने वही धर्म ग्रंथ हैं। अभी भी वो हमने अपने घर में, अपने ननिहाल में जो हनुमान जी की और शिव भगवान की तस्वीरें देखी, कैलेंडर्स देखे, वैसे ही कैलेंडर्स अभी भी वहाँ हैं।
लोगों के घरों में, और उन्होंने वो प्रिंट करके सुरिनाम, गयाना, ट्रिनिडाद, फ्रेंच गयाना, इन सारी जगहों पे, और दूसरे मॉरिशस, इन सारे भारतवंशी बहुल देशों में अभी भी उनकी उपासना और आराधना का तरीका वही है जो उन्होंने अपने पुरखों से सीखा और जाना। अब चूंकि सप्ताह भर काम होता है, इसलिए सिर्फ वहाँ मंदिर शनिवार और इतवार के दिन ज़्यादा प्रभावी ढंग से लगते हैं। सपरिवार 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए 12 घंटे के लिए आ जाते हैं, अपने नाती पोते बच्चे बूढ़े सभी को लेकर। ये है हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, और ये संस्कृति बनी रहे इसलिए ये अपने बच्चों को भी लेके आते हैं और अपने बुजुर्गों को इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनका जीवन तो इसी में है, और वो बुजुर्ग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति में हमारी नई पीढ़ी जिए, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति में ही वो प्राण तत्व है, वो संजीवनी शक्ति है जो विदेशी में नहीं है। मैं भी जब सूरीनाम गई तो मुझे कभी कभी शुरुआती दिनों में लगा कैरेबियाई देशों में घूमते हुए कि कॉलोनाइजर्स इन्हें ले गए, लेकिन अपनी संस्कृति उन्होंने क्यों नहीं सिखाई। हमारे हिंदुस्तानी 5 पीढ़ियों के हो गए, फिर भी अभी हिंदुस्तानी संस्कृति ही पकड़े हुए हैं। वो क्यों नहीं आधुनिक और मॉडर्न हुए? जैसे कि भारतवर्ष में 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए विदेश यात्रा होती है और लोग आधुनिक हो जाते हैं, विदेशी हो जाते हैं, लोगों को लगने लगता है। लेकिन शनई शनई मुझको धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि सचमुच में विदेशियों के पास अभी भी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। ये बहुत गंभीर विचार का मुद्दा है, लेकिन अगर इसके रेशे खोल के, इसकी परतें खोल के देखी जाएंगी तो मैं प्रायः व्याख्यान में कहती हूँ कि विदेशियों ने तो अभी अब अपनी स्त्रियों को पहनने के लिए कपड़ों तक की डिज़ाइनिंग नहीं की है, बाकी वो संस्कार और संस्कृति की क्या बात करेंगे जहाँ से आगे निकला जा सकता है। तो इस तरह से वहाँ देखिए, अपने देश में अंग्रेजी के कोचिंग क्लासेस हैं, तकनीक के, IAS, PCS की ट्रेनिंग के क्लासेस हैं। कैरेबियाई देशों में और दूसरे देशों में, भारतवंशी बहुल देशों में, इस हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हिंदी की कोचिंग, उसे हम कोचिंग क्लासेस इसलिए कह रहे हैं, उसे वो कोचिंग क्लासेस नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हिंदी की पाठशाला। और इसके लिए उन्होंने गाँव में, घरों में, अपने आंगन में लोगों ने और बाहर के टेरेस में ब्लैक बोर्ड बना रखा है, जिसमें कभी कोई उपदेश लिख देते हैं, कभी कोई सूत्र लिख देते हैं। आते जाते पढ़ते लोगों पर उन शब्दों का असर होता है, और शब्दों में ही अर्थ है, शब्दों में ही संजीवनी शक्ति है। जितनी गहराई से मन और मानस के साथ हम शब्दों के अर्थ को पकड़ेंगे और अपने भीतर ले जाएंगे, उतने ही हम शक्तिशाली होंगे, क्योंकि शब्द वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, और शब्द जहाँ पहुँचते हैं उसे आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई सिर पे हाथ रखता है, कोई छाती पे हाथ रखता है, लेकिन शब्द वहाँ नहीं। शब्द वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ईश्वर रहता है, जहाँ अल्लाह रहता है, जहाँ ईसाइयत रहती है, जहाँ, कहने का तात्पर्य जहाँ शक्ति का जो स्रोत है, वहाँ शब्द पहुँचते हैं और वहीं से वो शक्ति लेकर आते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम शक्ति का स्रोत मानते हैं, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है। यही कारण है कि किसी भी धर्म के ग्रंथ को अगर आप पढ़ें तो वही अनुभूति होगी जो एक हिंदू को अपने हिंदू ग्रंथों में अनुभव होती है, जो एक मुस्लिम को अपने मुस्लिम ग्रंथों में, कुरान में अनुभव होती है, और जो ईसाई को बाइबल में अनुभव होती है। उसी अर्थ की अनुभूति होगी, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं वो ब्रह्म के लिए शब्द हैं। इस बात को मैंने अप्रासंगिक होते हुए भी इसलिए प्रासंगिक समझा, क्योंकि वहाँ देखिए, उन किसान मजदूरों की बढ़ती हुई पीढ़ियों के बीच में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। हिंदुओं के विवाह मुसलमान परिवारों में होते हैं, मुसलमानों के संतानों के विवाह हिंदू परिवारों में होते हैं। मैंने एक बार पूछा भी, वहाँ के एक मंत्री थे, उन्होंने गौरी नाम से लड़की से विवाह किया था, और वो तो अब 3 बच्चों की माँ हो चुकी थी,
और युवा बच्चे थे उनके। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि कैसे आप लोग का एडजस्ट होता है, क्योंकि भारत का मेरे पास दिमाग में कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं होती, जब हिंदुओं के परिवार होते हैं तो मैं पूरा परिवार दल बल सहित खानदान सहित उनके यहाँ पहुंच जाता हूँ, और जब हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार में त्योहार होते हैं तो हमारी गौरी का पूरा खानदान जो है मोहल्ला उठ के यहाँ चला आता है, और हम लोग दोनों पर्वों को बहुत ही धूमधाम से गंभीरता से मनाते हैं। और वहाँ हर गांव में देखिए लोगों ने अपने गांव घरों के नाम भी, गांवों के नाम भी भारतीय के आधार पर रखे हैं। वहाँ कानपुर मिल जाएगा, कलकत्ता मिल जाएगा, फतेहपुर मिल जाएगा, इन जगहों के नाम रखे। मैंने कहा कि जब इस शहर में, इस देश में नाम रखे हुए हैं तो फिर आपने अपने नाम ये क्यों रखे। उनका कहना था कि देखिए हमको इसी नाम से पुकारने और पहचानने की अपनी धरती की आदत है, इस मिट्टी को हम इसी नाम से पहचान सकते हैं और उसी जगह बने हुए अपने गांव को अपना गांव समझ सकते हैं, अपना घर समझ सकते हैं। और इसीलिए हम लोग अपने लोगों का नाम भी हिंदी भाषा के, हिंदुस्तानी भाषा में रखते हैं, जिससे कि अपना देश तो छूट गया, अपनी धरती तो छूट गई, लेकिन भाषा के माध्यम से हम अपने वतन को महसूस कर सकते हैं, हम अपने देश को जी सकते हैं, हम अपने धर्म को जी सकते हैं और उसी आनंद में रह सकते हैं। ये है संस्कृति के सम्मोहन की ताकत, और ये है अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, जो कई हजार किलोमीटर दूर होने के बावजूद लोगों के जीवन में आज भी वैसे ही रचा बसा बना हुआ है। वो ऊंचे पदों पर गवर्नर हो जाएंगे, उच्च पदों पर चिकित्सक हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, प्रशासनिक में महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे, पुलिस अधिकारी हो जाएंगे, मिलिट्री में हो जाएंगे, लेकिन वो हिंदुस्तानी ही रहेंगे। वो अपने आप को उस देश की नागरिकता होते हुए भी, उस देश का पासपोर्ट होते हुए भी, उनकी आत्मा का, उनके हृदय का जो पासपोर्ट है वो अभी भी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी संस्कृति है। इस पर हमने 15 वर्षों तक काम किया, और जितने भारतवंशी बहुल देश हैं, 36 देश हैं और भी अधिक हैं, लेकिन वो प्रमुख रूप से हैं जहाँ की हमारे देश से गुलामी के दौरान ये ब्रिटिशर्स ने डच और फ्रेंच कॉलोनाइज़र के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उसमें भी इन लोग की दलाली रही। खैर, तो वो उन जिन देशों में ले जाए गए, और अब मुझे महसूस होता है वापस मैं भारत में कुछ ज़्यादा महीने बिताने लगी कि जब विदेशी आए तो उन्होंने अपनी, मेरे देश की धरती की जो ताकत देखी तो उनको लगा कि वो कैसे इसे ले जाएं, लेकिन धरती तो उठा के ले नहीं जा सकते। और जब यहाँ के गांवों में गए तो गांव को देखा कि गांव कितना आत्मनिर्भर है, कितना स्वावलंबी है और कितना स्वाभिमानी है, और किस तरह से अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। एक गांव पूरा परिवार की तरह है और उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। वो नहर खुद बनाता है, कुआं खुद खोदता है, अपने गाय गोरू खुद पालता है, दूध खुद निकालता है, खेत जो अपने बैलों से खेत जुतवाता है, कुत्ते से अपने घर की रखवाली करवाता है, गाय से दूध मिलता है, मुर्गियां भी पाले हुए हैं, बकरी भी पाले हुए। तो इन ब्रिटिशर्स को गुलाम भारत को बनाने के बाद गांव-गांव में जाकर के लगा कि ये इतना स्वावलंबी देश है, और ये नागरिक जिन्हें कि अनपढ़ कहा जाता है, गंवार कहा जाता है, अशिक्षित कहा जाता है, जो घुटने तक धोती पहने रहते हैं, बनियान भी फटी सी पहने हुए हैं, साफा लगाए हुए हैं, औरतें भी उसी तरह से कपड़े पहने हैं, लेकिन ये कितनी शक्तिशाली है और अपनी मिट्टी से इन्हें कितना लगाव है कि कहीं नहीं जाते हैं। तो इनको लगा कि इतने आत्मनिर्भर इन किसान मजदूरों को हमें अपने परिक्षेत्र में ले जाना चाहिए और वहां उनसे काम करवाना चाहिए, मजदूरी और किसानी करवानी चाहिए, क्योंकि इनके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा।
इन कॉलोनाइजर को लगा कि इन गांवों के इन किसान मजदूरों के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ये इतने स्वावलंबी हैं, इतने आत्मनिर्भर हैं और इतने संगठित हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई आपदा आएगी तो ये आपस में ही उसका समाधान निकाल लेंगे। इस उद्देश्य से, इस मकसद से ये उन्हें ले गए और वो उसमें सफल भी हुए। जो खुली मालगाड़ियां होती हैं, उन मालगाड़ियों में मजदूर बैठा के ले जाते थे और वहां से गन्ने की जो लंबी लंबी वो है वो लेकर के आते थे और उनकी पेराई होती थी। कई देशों में गन्ना पेराई के जो बड़े बड़े यंत्र लगा के रखे थे डच कॉलोनाइजर्स ने, वहां हम गए तो जहां बर्रइयों ने अपना छत्ता बना रखा था। बड़ा उस दिन काटा उन लोगों ने, खैर। लेकिन उनको देख करके मुझे लगा कि उसमें गन्ने की वो सलाखें नहीं लंबी लंबी जाती थी, बल्कि हमारे मजदूरों की हड्डियां ही पिर करके जैसे निकलती थी, उसी का रस निकलता हो। सूरीनाम की गर्मी इतनी तीक्ष्ण है इन कैरेबियाई देशों की और इन कहा जाए ट्रॉपिकल कंट्रीज में, क्योंकि ज्यादातर ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में हमारे किसान मजदूरों को ले गए और वो सब एक जहाज में। आप कल्पना कीजिए 4.5 महीने, 3 महीने, 2 महीने पाल वाले हवा वाले जहाज से सबको भर के ले जाया गया। कोई एक बीमार होता था तो औरों को बीमारी ना हो जाए तो उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। इस कोई भेदभाव नहीं। उस 3-4 महीने में सारे हिंदुस्तान के किसान मजदूर सारे भेदभाव भूल जाते थे और वो उन्हें सिर्फ हिंदुस्तानी होने की स्मृति रहती थी और उसी के साथ वो आज भी रह रहे हैं। मैं ये सारी बातें बहुत ही संवेदनशील होकर इसलिए भी कह रही हूँ कि मैंने वहाँ 15 साल इन देशों में गुजारे हैं रहते हुए, कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, और सबके साथ एक इतना संवेदनशील और आत्मीय रिश्ता बन गया कि जब मैं शुरू में गई तो मुझे जो दूतावास के द्वारा घर दिया गया उसमें काजू के पेड़ लगे थे, बादाम के पेड़ लगे थे, लेकिन फूल का एक भी वो नहीं था। तो कक्षा में बात करते समय मेरे एक बार यह गया कि जब मुझे पूजा मैं करती हूँ और मेरे पास फूल नहीं होते हैं तो आंसू मैं फूल के रूप में अपने भगवान को चढ़ाती हूँ। तो दूसरे दिन एक 65 वर्ष की स्त्री आई और वो फावड़ा और कुछ पौधे फूल के लिए हुए और उसने कहा कि गुरुजी हम इसे लगाएंगे। आप हमारे भारत देश से आई हैं, वहाँ आप भगवान को फूल चढ़ाती थी, मेरे लगाए फूल से अगर आपके भगवान को फूल चढ़ेंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा। आप देखिए कि संवेदना का ये धरातल, जो जिन्हें हम विदेश कहते हैं, जो विदेशियों के बीच में, गोरों के बीच में रह रहे हैं, वो बदले नहीं हैं। वो अपने उसी श्याम वर्ण में इतने आनंदित होते हैं और विदेशों में बसे हुए इन हिंदुस्तानियों के भीतर इतना स्वाभिमान है कि वो कभी भी, जब हमारे यहाँ से भारतीय जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स विदेशियों के सामने अनुभव होता है, क्योंकि उनके गोरे रंग की चमक दमक और नीले आंखों की नम्रता में, वो नीलपन में वो घुलने लगते हैं और लगता है कि उनकी तो देह का रंग उतना गोरा नहीं है, उतनी मुलायमियत नहीं है। लेकिन हमारे किसान मजदूर जो वहाँ गए उनके भीतर ये कोई बोध ही नहीं है, वो उनसे भी अधिक अपना सुंदर करते हैं। और जो डचेस और सूरीनामी है, वो जो सूरीनामी हिंदुस्तानी है वो डचेस को बकरा बुलाते हैं और स्त्रियों को कफन्नी बुलाते हैं। माने इन लोगों ने अपने शब्द, इनके मन में इतना दुख है कि इनके पुरखों को इतना सताया गया, इतना कठिन काम लिया गया, इसका एक स्वाभिमान उनके भीतर है और उस स्वाभिमान का संघर्ष वो आज भी कर रहे हैं। और इतना सम्मान अपने पुरखों के प्रति है। और जो स्त्रियां हैं, जो पुरखे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हिंदी की पाठशालाएं चला रहे हैं, कक्षाएं। हर गांव में 2-3 पाठशालाएं होती हैं। उसमें पढ़ाने वाला अध्यापक भी कुछ नहीं लेता है और पढ़ने जाने वाला विद्यार्थी भी कुछ नहीं देता है। इसमें लेन देन सिर्फ संस्कृति का ही उसे वेतन मिलता है और संस्कृति का ही विद्यार्थी को दान मिलता है, ज्ञान मिलता है, और यही महत्वपूर्ण है। इस तरह से भारतवंशी बहुल देशों में हिंदुस्तानी संस्कृति, आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने इसे जीविका का भी माध्यम बनाया।
साड़ी कैसे पहनी जाए इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल है। जो कथक और भरतनाट्यम नृत्य की कक्षाएं भारतवंशी बहुल देशों में हिंदुस्तानी संस्कृति के तहत सिखाई जाती हैं। और उसमें से कोई, अब जैसे जो सीख रहे हैं अभी, उसी में से कुछ बहुत अच्छा सीख लेते हैं तो वो अपने आगे के विकास के लिए भारत में 6 महीने 1 साल के लिए विशिष्ट गुरु से सीखते हैं। हम लोग भरतनाट्यम और कथक और कुचिपुड़ी इन महत्वपूर्ण नृत्यकारों का नाम भारतीय होने के नाते जानते हैं, लेकिन वो भारत से इतनी दूर रहने पर भी नृत्य और कला की उन्हें रोज वैसी जानकारी नहीं मिलती जैसे कि दूरदर्शन से हम लोगों को मिलती रहती है भारतवर्ष में। बावजूद वो उनके सबके नाम जानते हैं, संगीतकारों के नाम जानते हैं। बॉलीवुड का तो वहाँ इतना प्रभुत्व है भारतवंशी बहुत, क्योंकि वही एक उन विचारों के पास माध्यम बचा है जिसमें वो भारत को देख पा, वो भारत को देखने के लिए बॉलीवुड फिल्में देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अब बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग विदेशों में होने लगी है, तो कहते हैं कि अपना भारत देश तो इतना सुंदर है, क्यों नहीं वो वहां पे शूटिंग करते हैं हम लोगों के लिए। तो ये उनका धरती प्रेम है। और बहुत सी चीज़ें, तो बहुत से संस्कार। अब देखिए बॉलीवुड फिल्मों में जैसे विवाह दिखाए जाते हैं या कर्मकांड, तो अब उन्होंने कुछ देखा नहीं है तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सूरीनाम देश में तो 24 घंटे बॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती हैं। भारतवर्ष में वो फिल्म बाद में रिलीज होती है, लेकिन उसका कैसेट वहाँ का ऑर्गेनाइजर, उसका मालिक पहले आके बम्बई में खरीद के ले जाता है, क्योंकि पुरानी फिल्में तो कब की देख चुके हैं। और जब हमारे हिंदुस्तानियों की दूसरी पीढ़ी इन विदेशियों के बीच में काम कर रही थी, तो उन लोगों ने इन लोगों के लिए सिनेमा हॉल खोल रखे थे, क्योंकि इनको आनंद की जरूरत होती थी। और इन्होंने अपनी हिंदी भाषा सीखने के लिए उस समय कुली स्कूल खुलवाए थे, जिसको डचेस कुली स्कूल बोलते थे, लेकिन ये लोग अपने जो है शिक्षा मंदिर कहते थे, पाठशाला कहते थे। और वो स्कूल खोलना इसलिए भी आवश्यक था, और ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हिंदुस्तानी ही बोलते थे। जब यहाँ से भारत से विदेश ले जाए गए, हिंदुस्तानी ही बोलते थे। उनकी हिंदुस्तानी को समझने के लिए उन लोगों ने, डच लोगों ने हिंदुस्तानी सीखी, और उसके बगल में वो रोमन स्क्रिप्ट में अपनी भाषा, तो हिंदुस्तानी को वो रोमन में लिखते थे और डचेस अपने डच भाषा में उसका मतलब लिख लेते थे, जिससे कि वो जब हिंदी बोलें तो वो डच उनको समझ सकें। आप देखते हैं कि भाषा के स्तर पर उन्होंने किस तरह से, अपने किसान मजदूरों ने इन विदेशियों को, जो सत्ताधारी थे, शोषक थे, उनको किस कदर नीचे झुकाया, और उन्हें हिंदुस्तानी भाषा को लिखने के लिए तो नहीं, लेकिन समझने के लिए ज़रूर मजबूर किया। और लिखने के लिए इसलिए नहीं मजबूर कर सके क्योंकि इनको लिखना नहीं आता था, ये लिपि नहीं जानते थे। इसीलिए आज कैरिबियाई देशों के हिंदुस्तानियों की जो हिंदुस्तानी भाषा की जो लिपि है वो रोमन स्क्रिप्ट है, और वो उसी में काम कर रहे हैं। विवाह वहाँ अभी भी 3 दिन होते हैं, जैसे कि गांव में 3 दिन विवाह होते हैं, वो परंपरा गई नहीं। नवरात्र और हनुमान जयंती, माने जितने छोटे छोटे भी जो पर्व हैं जो हम लोग कैलेंडर में देखते हैं और फिर कोई बहुत ही धर्म और कर्मकांडी व्यक्ति ही पालन करता है, उसका वहाँ पे पालन होता है। इस तरह से आप देखिए कि विदेशों में, जबकि अक्सर हम लोग ये कहा करते हैं कि भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशी संस्कृति का प्रभाव है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। सवाल यह है कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ला कौन रहा है, वो है कैसे यहाँ, और किस दरवाजे वो प्रवेश कर रहा है, कौन लाने वाली शक्तियां हैं। हमें उन पर निगाहबानी करनी चाहिए और उनका पहरुआ बनना चाहिए, क्योंकि जो भारतवंशी हिंदुस्तानी विदेशों में रह करके विदेशी नहीं हुए, वो नौकरी के लिए, जीविका के लिए वहां पर वो भाषा सीख लेते हैं, वहां के प्रशासन में रह लेते हैं, वो चाहे किसी भी देश के झंडे तले रहें, लेकिन उनका अपना झंडा भारतीय ध्वज है। और जब अपना देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था तो वो इतना ध्यान रखते थे कि कब क्या हुआ। गांधी जी को अभी भी विश्व इस तरह से मानता है
वो उसका कारण अपना भारतवंशी, अपना हिंदुस्तानी समाज है। मैं जब इन देशों में गई तो लोगों के घरों में गांधी जी की तस्वीरें, विनोबा भावे जी की तस्वीरें मैंने ऐसे देखी कि लगा ही नहीं कि मैं विदेश में हूं। और ये भी जानकारी दे दें कि उस हिंदुस्तानी संस्कृति को चलाने के लिए, उस हिंदुस्तानी जीवन को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए हिंदुस्तानी सामान की जरूरत होती है। मैं खुद बहुत सा सामान यहां से ढो करके ले जाती हूं जब मुझे विदेश जाना होता है, लेकिन वहां पर इन सब की दुकानें खुली हुई हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति ने विदेशों में हिंदुस्तानियों को भी और विदेशियों को भी नौकरी दे रखी है, अर्थार्जन का माध्यम दे रखा है। योग और ध्यान और भी बहुत सी जो अपने आयुर्वेद की चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये सब, इन सब के लिए वो विदेश से भारत आते हैं। सिर्फ भारतवंशी नहीं बल्कि विदेशी भी, और विदेशी ज़्यादा इस मकसद से भारत, अगर आप ऋषिकेश वगैरह चले जाएं तो वहाँ देखेंगे कि ज़्यादातर विदेशी ही घूमते हुए दिखते हैं। वो 3-3, 6-6 महीने का कोर्स करने के लिए यहाँ आते हैं और किसी भी मठ या मंदिर जाकर के किसी भी संत से 3 महीने 6 महीने सीखते हैं और एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसको लेकर के वो विदेशों में अपनी योग और ध्यान की, मेडिटेशन की दुकान खोल के बैठ जाते हैं और कमाई करने लगते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति अपने देश में ही नहीं, अपने भारतीयों को ही नहीं, भारतवंशियों को ही नहीं, दूसरे देश के लोगों को भी जीविका और जीवन दोनों प्रदान करती है। मैं जब विद्यार्थी जीवन में थी तो कुछ लोगों से मुझे पता चला कि वो आईएएस और आईपीएस होकर रिटायर होने के बाद संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी की धमक थी और उन्हें उच्च पदों की नौकरी चाहिए थी। लेकिन रिटायर होने के बाद ये लगा कि वस्तुतः जीवन किस शक्ति में है, जीवन किस तत्व में है, उसे ही हमें सीखना चाहिए, उसे ही हमें सुनना चाहिए और उसे ही हमें अपनाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं इस हिंदुस्तानी संस्कृति, इसलिए मुझे लगता है कि अपने देश को भारत और हिंदुस्तान सिर्फ 2 ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान हमारी उस धरती का नाम है और भारत हमारे विकसित राष्ट्र का नाम है। लेकिन विदेशों में जो इंडियन एम्बेसी, जो एम्बेसी का नाम जो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कारण ये चलन है। जबकि लोग मुझसे यहाँ विदेशों में जाने पर कहते हैं कि ये बहनी तनको न समझ में आवेला, ये सब इंडियन अम्बासडी वाले अपन के भारत काहे न बोले लें, इंडिया काहे कहे लें, हम लोग तो सब हिंदुस्तानी अपन के मानिला और हिंदुस्तानी में बतिया है। आप देखिए कि उनके पास इसकी पीड़ा है, व्यथा है, लेकिन हमारे देश के लोगों के पास वो व्यथा नहीं है। संभवतः भारत से इतने दूर होने के कारण वो भारत की शक्ति को पहचानते हैं, भारत भूमि की शक्ति को, भारत की माटी को। जो एक गाना था, अपने देश मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, ये ऐसे ही गीत नहीं है। जो फल, फसल और सब्जियां हैं वो भी हीरे मोती से कम नहीं है, क्योंकि हीरा मोती आप खा पी नहीं सकते हैं। लेकिन विदेशों में जो फल और सब्जियां मिलती हैं और जो फूल भी देखने को मिलते हैं, वो सुंदर तो हैं लेकिन सुगंध नहीं है। सब्जियों का आकार, प्रकार और रूप तो है, लेकिन वो स्वाद नहीं और ताकत तो वो बिल्कुल नहीं है जो हमारे देश की माटी की सब्जी और फल फूल में है। इस विरासत को, हमारी पृथ्वी की विरासत को हमें समझना होगा और इस पृथ्वी की विरासत के साथ उस मिट्टी से सीधे जुड़े और बने हुए किसान मजदूरों की देह में जो ताकत है, वो ताकत उच्च वर्ग के धनी वर्ग लोगों में नहीं है। सुविधा भोगी लोगों में वो ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि सुविधा का उपभोग करके हम अपने शरीर को कमजोर करते हैं, हम अपने शरीर की शक्ति को निकृष्ट बनाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता सही अर्थों में इतनी तो होनी ही चाहिए कि हम अपना काम
अपने से जुड़े काम, अपनी धरती के काम, अपने घर के काम हम स्वयं करें, और हमारे भारतवंशी इसका पूरी तरह से पालन करते हैं, और यही हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है। आज हम एक लेख लिखने में 3-4 दिन से लगे हुए थे, जिसे आज पूरा किया। तो वो था कि यूरोपीय देशों में जेंडर इक्वलिटी को लेकर के स्त्रियों का अस्तित्व और अस्मिता। और मैंने पूरे अध्ययन और लेखन क्रम में पाया कि अथर्ववेद का जो सूत्र है कि स्त्री अपने घर की रक्षा करती है और वो आत्म स्वावलंबी बनती है, इसलिए कि वो स्वावलंबन के साथ ही की वजह से ही वो शोषण से मुक्त हो सकती है, और स्त्री को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। किसान मजदूर की बहू बेटियां में ये स्वावलंबन देखने को मिलता है। शहर में काम करने वाली, शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, उच्च पदस्थ हैं, उनको दूसरी आंखों से देखा जाता है। और गांव में काम करने वाली स्त्रियां जो हस्तोद्योग से जुड़ी हुई हैं, खेतों से जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ एक दूसरा भी तबका है जो उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बच्चों का जो पालन पोषण करती हैं, वो स्त्रियां उनके घरों को वही चलाती हैं, घर को साफ रखना, खाना बनाना, बाकी सारे काम, वो भी नौकरी कर रही हैं। उनकी नौकरी की वजह से ही उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग का अस्तित्व है। ये भारत के समाज का चलन है, लेकिन विदेश में बसे हुए हिंदुस्तानियों के बीच ऐसा नहीं। वो अपने सारे काम स्वयं करते हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को सहयोग करता है, और वहाँ नौकर की कोई प्रथा ही नहीं है, बाई का कोई चलन ही नहीं है। ये जो स्वावलंबन है अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति का, ये संस्कृति वहाँ उस रूप में दिखाई देती है। अब जो वहाँ भारतवंशी हैं, यही हिंदुस्तानियों की पीढ़ी, जिसे जब 2005 में जब प्रवासी दिवस मनाया गया, तो उसके लिए जयश्री शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के थे, उन्होंने, और लक्ष्मी सिंघवी जी ने, इन दोनों लोगों की ये योजना थी, और इसके लिए उन्होंने 3 साल तक पूरे विश्व का भ्रमण किया और प्रवासी दिवस जैसे दिवस को सुनिश्चित किया। उस समय इन जिन्हें कि अब तक गिरमिटिया कहा जाता था, उन्हें भारतवंशी कहा जाने लगा, और भारतवंशी कहे जाने का अभ्यास बनाने को कहा गया। अभी पिछले साल जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन था और माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी वहाँ थी, तो मैंने मंच से भी ये बात कही अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के को श्रद्धांजलि देते हुए कि किस तरह से ये आवश्यक है कि अब अपने विदेशों में बसे अपने भारतवंशी भाई बंधुओं को गिरमिटिया कहना छोड़ दिया जाए। इसका मैंने आह्वान किया, और मैंने कहा कि सुषमा जी आप भी इसे बल दें, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अशोभनीय लगता है। मेरे पिता भी किसान थे, और उन्हें भी अगर किसान कहा जाए, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों ने पढ़ाई की, तो अंततः जो जिस रूप में है उसे उस रूप में माना जाना चाहिए। तो अब ये भारतवंशी समुदाय की तीसरी चौथी पीढ़ी ने लिखना शुरू किया, साहित्य लिखना शुरू किया। इनके साहित्य में अपने हिंदुस्तानी अग्रजों के प्रति, जो पुरखे आए उनके संघर्ष के प्रति कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक हैं। कहानियां नहीं लिखी, नाटक हैं। और जब सूरीनाम जैसे देश का मेरे पास विशेष रूप से अनुभव है कि मुझसे पहले उनकी रचनाएं नहीं छपी थी, और तब मैंने घर घर जाके कौन रचनाकार है, किस रूप में भी लिख के रखा है, उसको खोज निकाला। उसका हिंदी, जो कि उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट में लिखा था, उसका हमने देवनागरी लिपिकरण किया। और 2003 में हमने विश्व हिंदी सम्मेलन इसीलिए सूरीनाम में करवाया कि कम से कम वो पीढ़ी जो भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदुस्तानी संस्कृति के प्रति और हिंदी भाषा के प्रति ललकती, तड़पती और फड़फड़ाती रहती है, कम से कम वो विश्व हिंदी सम्मेलन उनकी आंखों के सामने होगा,
तो विश्व भर को वो देख सकेंगे और विश्व भर भी देख सकेगा और भारतीय विशेषकर देख सकेंगे कि देश से 14,000 किलोमीटर दूर देशों में भी किस तरह से भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा बची हुई है। उन लोगों ने हिंदुस्तानी में कविताएं लिखी, रोमन स्क्रिप्ट में, लेकिन हिंदुस्तानी बोली में। उसका हमने संपादन किया तो वो 2003 में विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान 3 पुस्तकें लोकार्पित हुई और वो उनके लिखे का पहली बार प्रकाशन हुआ था। सबकी आंखें भरी हुई थी अपने ही लिखे शब्दों को छपे हुए रूप में देख के। उस आनंद को उनकी आंखों के आंसू में हमने देखा। इसके अलावा जो यूरोप में, जैसे कि मॉरिशस के लोग फ्रेंच कॉलोनाइजर थे तो फ्रांस में रहते हैं, डच कॉलोनाइजर के नीदरलैंड में रहते हैं, और ट्रिनिडाड के इंग्लैंड में रहते हैं, और ब्रिटिश गयाना के भी इंग्लैंड में। तो जो सेकेंड इमिग्रेशन हुआ दूसरे देशों में जाने का, वो इतना विलक्षण था कि उन लोगों ने उन देशों में भी जाकर के उन देशों की संस्कृति के भीतर उन देशों की भाषाओं में भी साहित्य लिखा। तो हमारे भारतवंशियों के द्वारा अपनी हिंदुस्तानी भाषा में विदेशों में हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाने का, और इससे पहले जो हिंदी में इससे पहले जो लिखा गया और वो किस तरह से जी रहे हैं, उनके पुरखों ने कैसा संघर्ष किया, वो संस्कृति बचाने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेके भी साहित्य लिखा। और उन देशों की जो अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं उन भाषाओं में भी साहित्य लिखा, और कई बार उन्हें पुरस्कार भी मिला, जिसमें कि लक्ष्मण दत्त श्रीनिवासी जी का नाम प्रमुख है, जीत नारायण जी का नाम प्रमुख है, और चित्रा गयादीन का नाम प्रमुख है, और जिन्हें कि डच सरकार ने सम्मानित किया। और वहाँ के साहित्यकार ये मानते हैं कि संवेदना का घनत्व जितना भारतवंशी लेखकों के रचनाओं में है, उतना संघर्ष दूसरे भी उसमें नहीं मिलता है, दूसरे लोगों में, अपने देश के लोगों की क्योंकि देखिए संघर्ष ही संवेदना की जनक है, और उस संवेदना की अवस्था में आने पर ही संवेदनशील साहित्य लिखा जा सकता है। सुविधा भोगी आनंद में जीता हुआ व्यक्ति साहित्य रचना में वो गांभीर्य नहीं ला सकता है, वो प्रभाव नहीं पैदा कर सकता है। अब कुदाल पर कविता अगर एयर कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति कुदाल पर कविता लिखेगा, और लिखी भी गई हैं, और एक किसान जब कुदाल पर लिखेगा, उसकी भाषा चाहे अनगढ़ क्यों हो, लेकिन उसमें जो संवेदनशीलता होगी, जो धूप का ताप होगा, और जो माटी की शीतलता की अनुभूति होगी, वो इसीलिए धूमिल की एक कविता है, धूमिल ने एक कविता लिखी, लोहे का स्वाद उस लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी है। क्योंकि लोहार से अगर लोहे का स्वाद पूछोगे तो वो तो उससे कमाई कर रहा है, लेकिन लोहे का स्वाद जो है वो घोड़े के मुंह में लगी हुई लगाम जो है वो घोड़ा ही बता सकेगा। हमारे भारतवंशी हिंदुस्तानी समुदाय जो विदेश भारत भूमि को छोड़ने का छटपटाहट और दुख अभी भी उनकी पीढ़ियों में, उनकी आवाज़ में मिल जाता है। जब कोई भारतीय पहुंचता है, और जब मैं पहुंचती थी, आज 2001 की मैं बात बता रही हूँ, 20 वर्ष हुए, तो वहाँ के हिंदुस्तानी समुदाय के लोगों ने मेरे जाते ही मेरे पाँव इसलिए छुए कि आप भारत भूमि से आई हैं, आपके पाँव में भारत की मिट्टी होगी। ये है हिंदुस्तानी संस्कृति जो अपनी देश की मिट्टी से प्रेम करती है और सारे भेदभाव भूल जाती है। एक एकात्मकता, जिस दिन हम अपने देश की ज़मीन से और ज़मीन से जुड़े लोगों से प्रेम करने लगेंगे, उस समय किसी संविधान की ज़रूरत नहीं होगी, उस समय किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऐसी आत्मीयता, क्योंकि जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ एक अपना अनुशासन प्रेम और विश्वास का बन जाता है, और ये प्रेम और विश्वास का अनुशासन ही हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की शक्ति है। इसी शक्ति के तहत
आप देखिए भी कोरोना के दौरान पूरे भारतवर्ष में प्रवासी मजदूर फैले हुए थे। अपने परिवार का पोषण करने के लिए वो मजदूर बन रहे हैं, अपने परिवार से ये लगाव। और जब कोरोना होता है तो कई कई किलोमीटर पैदल पहुंचते हैं, कितने कष्ट उठा के वो पहुंचते हैं। ये प्रेम कि कोरोना के समय हमारी जो कमाई है वो अपने परिवार में पहुंचा सकें। मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, जिसके पास धन की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी भी नहीं है, क्या वो कई 100 किलोमीटर मई और जून के महीने की गर्मी में अपने गांव तक पहुंचने की हिम्मत कर पाएगा? ये सवाल हैं उन लोगों से, और उन लोगों को ये एहसास कराने के लिए कि हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, चाहे हम कितने ही नीचे तबके के क्यों ना हो, धन से और दूसरी तरह की शक्तियों से, लेकिन हम सबके पास एक अपनी संस्कृति की शक्ति है। संस्कृति का एक ऐसा बंधन है हिंदुस्तानी समुदाय के बीच में कि सारे भेदों के बाद वो संस्कृति के बंधन हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। आप देखिए कि जैसे दो देशों में, सूरीनाम देश में अगर किसी का निधन हो जाता है तो तब तक वहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा की जाती है कि जितने लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए हॉलैंड से आना चाहते हैं वो आएं, और लोग पहुँचते हैं। कभी कभी जहाज, पूरा हवाई जहाज एक एक भर कर जाता है। ये प्रेम है नई पीढ़ी का अपनी पुरानी पीढ़ी के प्रति भी। इसलिए उन संस्कारों का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें अपने जीवन में भी उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।